अब केरल की बात कर लें, दक्षिण की तरफ चलते हैं, वहां के रुझान भी आ रहे हैं मेरे पास। उससे पहले बता दूं, कुछ रुझान आने लगे हैं पश्चिम बंगाल के भी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन पहले हम केरल की बात कर लें। 140 सीटें हैं केरल की, और केरल में किन मुद्दों पर वोट दिया, क्या सोचकर वोट दिया गया है। पार्टी और उम्मीदवार वही 30%, लगभग 1/3 जनता ने पार्टी और उम्मीदवार को तरजीह दी है। विकास को तवज्जो 26% ने। भ्रष्टाचार मुद्दा था 19% आबादी के लिए। स्थानीय मुद्दे 12% लोगों के लिए अहम थे, जबकि अन्य 7%। और यहां पर केरल में, और हम तमिलनाडु की भी बात करें, यहां पर सत्ता का जो सूटकेस है ना, और मैं जिम्मेदारी से यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यह अमूमन बदलता रहता है हर 5 साल में। वहां यूडीएफ और एलडीएफ, यूडीएफ यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन, एलडीएफ यानी कि वाम खेमे की अगुवाई वाला गठबंधन जो है। अब दिलचस्प बात यह भी, अभी हम केरल की बात करेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल की भी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम खेमा साथ साथ लड़ रहे हैं, और यहां सीधी टक्कर केरल में कांग्रेस और वाम खेमे की है। वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। ये वही हाल यहां पर दिख रहा है। दूसरा आंकड़ा, क्या आप राज्य में सरकार बदलना चाहते हैं? हां कहने वाले 28%, ना कहने वाले 63%, लगभग 2/3। तो कॉन्ट्रडिक्शंस की बात तो हो जाएगी चरण सिंह सापरा, लेकिन यहां एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। वो जो मानकर चला जाता है, अरे 5 साल इन्होंने राज कर लिया, अब हमारी बारी। और वायनाड से आपके कद्दावर नेता, आपके अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी, सांसद भी हैं, लेकिन वहां कांग्रेस क्या कमाल करती नहीं दिख रही है, क्योंकि बदलाव नहीं चाह रहे हैं। 63%। विपक्ष ये कहेगा संदीप कि यूपी में से सांसद थे तो यूपी में बुरी गत हो गई, अब केरल गए तो केरल में दोबारा हार गई। चरण सिंह सापरा, देखिए कहने को तो किसी का मुंह रोका नहीं जाता, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि केरल के अंदर जो आपके आकलन दिख रहे हैं, ये इस तरह से कतई नहीं होगा, क्योंकि केरल के अंदर जो यूडीएफ है उसका एक अलग सा प्रभाव बना हुआ था। वहां पर कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके हर असेंबली वाइज वहां पर काम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के नतीजे आएंगे। जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा कि विपरीत होगा। केरल के अंदर तख्ता पलट निश्चिंत होगा। नहीं होता है तो राहुल गांधी की बड़ी जिम्मेदारी मानी जाएगी। सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार का वक्त केरल के लिए निकाला राहुल गांधी ने, वहीं से सांसद भी हैं। आप हारते हैं, सत्ता पर वापसी नहीं कर पाते हैं, एलडीएफ को बेदखल नहीं कर पाते हैं, तो राहुल गांधी के सर खींचना फूकेगा। संदीप जी, ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है जिसका मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगा आज। नहीं, जीत का सेहरा बड़ी जल्दी, बहुत जल्द होती तो जीत का सेहरा बांधते हैं ना आप सोनिया गांधी राहुल गांधी के सर पर। नहीं, आप तो ये बात कह रहे हैं कि चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अब जब चाची को मूछें नहीं है तो चाचा कैसे कहलाएगी? तो केरल भाई सांसद है ना, वहां से सबसे ज्यादा वक्त बिताया ना। नहीं, ये बात सच है, वक्त बिताया और बिताना भी चाहिए, वहां से सांसद हैं। लेकिन ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है, मैंने इसका हिंदी में आपको उत्तर दे दिया, चाची और चाचा के कॉम्बिनेशन के साथ। पर ये अपने आप में कुर्बान भाई एक अजीबोगरीब परिस्थिति भी है ना, जो मैंने कहा कि पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। वाम खेमा कांग्रेस लड़ रहे हैं केरल में, पश्चिम बंगाल में साथ हैं। और ये सवाल मैंने सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से पूछा था कि ये पार्टनर, ये कौन सी पॉलिटिक्स है। अब सीता बीइंग सीता, वो तो सीधा बोलते हैं। उन्होंने कहा अरे भाई, हमारे तो मुख्यमंत्री ने भी, पिनाराई विजयन ने कई बार कहा कि कांग्रेस और हम साथ आ जाते हैं। वो आने को तैयार नहीं, केरल में साथ आते नहीं, पर हाँ पश्चिम बंगाल में साथ आ गए। सही बात है। और दिक्कत यह है राहुल गांधी की कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके नेचुरल एलाइज कौन हैं और विरोधी कौन हैं।
और इसी की ये ताज़ा मिसाल है पश्चिम बंगाल और केरल। लोकसभा चुनावों के बाद जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज थे राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वायनाड में, वो आए बाद में तो बड़े फख्र के साथ दिल्ली में कह रहे थे कि साहब 20 में से 19 सीटें हमने जीत ली। तो मैंने कहा अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट योर ओन नेचुरल एलाइज। तो आप उस पर खुश होते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि राहुल गांधी की कि वो ये सोच रहे थे कि शायद हम केरला एक जीत जाएंगे, क्योंकि बाकी जगह अभी जो आसाम की भी स्थिति आप दिखा रहे हैं वहां हालात बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं। और अब एक और आंकड़ा आ रहा है, एक और आंकड़ा आ रहा है कुर्बान भाई, तमिलनाडु की ओर रुख करते हैं, और तमिलनाडु में भी ये सत्ता का सूटकेस हर 5 साल में बदलता रहता है। 80 के दशक में एमजी रामचंद्रन के वक्त में ही ये टूटा था ये चक्र, और अब देखते हैं इस बार टूटता है कि नहीं। अन्ना द्रमुक की वहां पर सरकार है 10 सालों से, 10 सालों से ये तोड़ा गया था जी, तोड़ा गया था। तो अन्ना द्रमुक को 37% वोट मिल रहे हैं, और द्रमुक को, डीएमके गठबंधन को 51%। लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड, 14% का फर्क। और इसे सीटों में अगर हम तब्दील करें, 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, तो अन्ना द्रमुक के खाते में महज 57 और डीएमके 175, लगभग 3/4 जो मैं बता रहा था ना, वो पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी डीएमके को मिलती दिख रही है। यह लैंडस्लाइड है सुकेश। बिल्कुल, 175 सीटें 234 में। ये 10 सालों के बाद जो चुनाव हुआ है, डीएमके इसमें पूरे फोर्स के साथ आई है। जो एक इनर कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा था एआईडीएमके में, उनका जो एक नेचुरल जो एक गठबंधन आपस में होना चाहिए था उनके, वो भी नहीं दिख रहा था। और चूंकि वहां आपने ठीक कहा था कि 5 सालों में वहां सत्ता परिवर्तन की एक परंपरा बनी हुई, हाँ। उसको तोड़ा था पिछली बार। बिल्कुल। और 10 साल की चूंकि सरकार थी, एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन स्टालिन जिस तरीके से वहां लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में भी डीएमके का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यहां तक ये सफलता पाई है। तो 175 मतलब इस बार कंफर्टेबली वो इन एग्जिट पोल्स में तो कम से कम कंफर्टेबली इन दिखाई देते हैं। एग्जैक्ट पोल्स का बाद में पता लगेगा, लेकिन इतना बड़ा जब मार्जिन आप देखते हो, तो ये मतलब एक नो ब्रेनर हो जाता है। तो ये मान के चलो कि डीएमके की वहां कंप्लीट स्वीप एक तरीके से है। तो डीएमके के कोई प्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए एक झटका वहां, बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन गठबंधन में कांग्रेस तो है ही, कांग्रेस भी वहां ना के बराबर है। जिस तरीके से वहां होते हुए भी चरण सिंह सापरा इसे भी जीत मानेंगे अपनी, कि ये चलिए हमारे गठबंधन की जीत है या डीएमके की जीत है। ये देखिए ये तो लोकतंत्र प्रणाली है। आजकल गठबंधन हर जगह में, कई वर्षों से गठबंधन की राजनीति चल रही, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी। तो अगर गठबंधन में अगर हमारे से बड़ी पार्टी है और साथ में हम भी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हमें कोई श्रेय नहीं आता है। अच्छा। निश्चित रूप से बड़े पार्टनर को बड़ा श्रेय जाता है और लेसर पार्टनर नहीं, छोटा श्रेय आता है। कंप्लीटली लेसर आप ऐसे नहीं पार्टनर। कह सकते कि कांग्रेस जैसे वहां बीजेपी, जैसे वहां बीजेपी है, वैसे ही वहां कांग्रेस की स्थिति हो गई है। एक जमाने में कांग्रेस यूज्ड टू रूल द रूस्ट, एंटायर पूरी कंट्री में, पूरे देश में था। मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा जी, बताएं। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वहां पर मेंबर पार्लियामेंट भी है। जी, आप इस तरह से नहीं कह सकते। मैंने ये नहीं कहा आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। हमारे कितने वहां पर एमएलए जीत करके आते हैं। आप 234 में कितनी सीटें लड़े हैं आप? नहीं, हम जो सीटें लड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि उसमें परसेंटेज देखिएगा कि हम ज्यादा जीत के आएंगे। वही मैं कह रहा था कि बीजेपी और आपकी स्थिति करीब एक जैसी हो गई है। परसेंटेज बता रहे हैं, बिहार की भी परसेंटेज बताएं आपको कि हमारे कितने 70 सीटों में से कितनी सीटें जीती थी आपने बिहार में? बीजेपी के कितने हैं तमिलनाडु में? बिहार में परसेंटेज की बात करें, आपने अच्छा किया, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। 70 में से 19 सीटें जीती थी ना आपने, कितनी परसेंटेज थी? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ये 5 राज्यों की। अगर आप इस तरह से कंपेयर करने जाएंगे तो मैं तो और राज्यों पर भी जा सकता हूं। हाँ, जाइए। मैं तो फिर पंजाब भी जा सकता हूं, जहां पर अकाली दल और बीजेपी की परसेंटेज की बात हो सकती है।
हाँ, ठीक बात है। ठीक बात है। आप एक जगह टिक के रहिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो मैं भी करूंगा। अच्छा, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। तो चलिए, मतलब अच्छी खबर है कांग्रेस के तमिलनाडु लिए। में जीतते हैं तो आपको मुस्कुराने की एक वजह मिलेगी, पर केरल में मुस्कुराने की वजह नहीं मिल रही है। लेकिन देखिए गोपाल बाबू, आप जो नैरेटिव बनाते हैं ना, बीजेपी प्रचार प्रसार में कमाल है, ये बात मानते हुए अब ऐसा लग रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव नहीं हुए थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, और वहां सरकार बने या ना बने पर आप जीत गए। 3 सीटों से तो बहुत ऊपर आएंगे आप, तो आप बड़ी पार्टी बनकर वहां आ गए, तो कमाल कर दिया बीजेपी ने। पर चुनाव तो 5 राज्यों में हुए हैं। केरल में आपका कुछ नहीं होता दिख रहा है, और तमिलनाडु की भी तस्वीर वही दिख रही है। आपने केरल को एनालिसिस सही ढंग से नहीं किया। मैंने तो पूरे 2 महीने वहां बिताए हैं। हाँ, बताइए ना। और हाँ, तो केरल में आपने सीटों का कहाँ प्रोजेक्शन दिखाया? यहाँ आप तो परसेंटेज ऑफ वोट दिखा के, हाँ, अभी सीट भी दिखाएंगे, दिखाएंगे। सीट भी दिखाएंगे। देखिए केरल में तमिलनाडु की तो सीट दिखा दी ना, आपके खाते में कुछ नहीं आ रहा। नहीं, वहां पे तो हमारी अभी एक भी सीट नहीं है तमिलनाडु में। अच्छा। तो हम जो भी करेंगे, हमारा ग्रोथ पूरा परसेंटेज वाइज बहुत हाई होगा। 100% भी हो सकता है अगर आप जीत गए। तो मैं जो बता रहा हूँ, केरला दक्षिण में हमारे लिए यह तीनों राज्य महत्वपूर्ण है। दक्षिण में हमारा प्रेजेंस कम था, कर्नाटक के अलावा नहीं था। इस बार हम तीनों राज्यों में, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में, एक महत्वपूर्ण फुटप्रिंट लेके सामने आने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और केरला में तो डिसाइडिंग फैक्टर भी एनडीए की बन सकता है वहां पे, क्योंकि अलायंस ग्रुप। अच्छा, तो आप किसके साथ अलाय करेंगे? वाम खेमे के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे? दो ही तो गठबंधन है। नहीं, हमारे वहां पे जितनी भी सरकारें बन रही हैं वो ग्रुप्स ही हैं। एलडीएफ और यूडीएफ भी ग्रुप्स ही हैं। हाँ, तो एलडीएफ के साथ भी जा सकते हैं, यूडीएफ के साथ भी। हमारा बीडीजेएस वगैरह के साथ वहां पे है अलायंस ऑलरेडी। हाँ। और भी बहुत सारे। आप देखिए, अल्टीमेटली जिस तरह से आपने पश्चिम बंगाल में पिछले 2016 की हमारी स्थिति देखी है, एकदम उसके बाद 2019 में 3 साल में ऐसा जंप किया। तो जो ग्राउंड लेवल पे हम नहीं, दक्षिण में वो नहीं कर पा रहे ना। केरल में सबसे ज्यादा है। क्यों नहीं कर रहे? आरएसएस के, केरल में आप देखना, आरएसएस के सेंटर्स आज से नहीं 40 सालों से है वहां पर केरल में आप पैठ नहीं बना पाए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने कभी सत्ता के ऊपर अपने आप को मजबूती से लड़ने के लिए एस्टेब्लिश उस तरह से मैसेज नहीं दिया कि हम वहां पे सत्ता में आने के लिए मेहनत से काम करें। इस बार ये क्लियर कट मैसेज। केरल की अभी सीटें मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन कुर्बान भाई, बीजेपी के लिए यहां पर देखिए, डीएमके तो जबरदस्त जीत, प्रचंड जीत जो कहते हैं, उसकी ओर जाती दिख रही है। और यही हाल अभी यूडीएफ का भी दिख रहा है, एलडीएफ का। केरल में जो 63% लोग कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं चाहते, यानी कि वाम खेमे की सरकार, एलडीएफ की सरकार वहां बनी रहेगी। इसमें बीजेपी जो पूरे देश में, देखिए पूर्वोत्तर में उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स किए। पहले नॉर्थ इंडियन पार्टी कहा जाता था, काउबेल्ट की पार्टी, काउबेल्ट की पार्टी जो कहा जाता था। केरल और तमिलनाडु में दखल नहीं बना पा रही है बीजेपी। वजह इसकी? संदीप, आप शायद बीजेपी को हल्के में ले रहे हैं। केरल में 15% वोट वो पिछली बार हासिल कर चुके थे, और अब की बार ये देखना है कि पिछली बार 1 सीट थी, वो 1 से आगे कितनी बढ़ती है। क्योंकि अभी आपने कहा कि बंगाल में 2016 में 3 सीटों से अब वो 100 से ऊपर पहुंचने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। कितना जाते हैं ये अलग बात है। और तीसरी चीज, पुडुचेरी में मुझे लगता है कि जिस तरह से खेल हुआ है, शायद इस बार बीजेपी की अगर कहीं सरकार अपने बलबूते पे बनेगी तो पुडुचेरी में ही बनेगी। तो और वो तमिलनाडु से मिला हुआ है। तो तमिलनाडु में ये जाहिर है कि उन्होंने अलायंस उसके साथ किया कि जो हारने वाली पार्टी हो गई इस बार। वो 39 सीटें हुआ करती थी ना लोकसभा की, 1 सीट होती थी पुडुचेरी की, 38 पहले तमिलनाडु का ही मानकर चलते थे जब हम आंकड़े दिखाया करते थे कुछ साल पहले तक। हाँ, तो अभी पुडुचेरी के भी आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन भालचंद्र कांगो, वाम खेमे के नेता मेरे साथ हैं। तो भालचंद्र कांगो, केरल से तो अच्छी खबर आ रही है, सरकार बनती दिख रही है फिर से। अभी सीट मैंने नहीं दिखाई, लेकिन वोट प्रतिशत में बहुत आगे।
ये तो केरल में अपेक्षा थी, क्योंकि पिछले 4 महीने के पहले वहां पर जो जिला परिषद कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, वहां पर जिस तरह से लेफ्ट पार्टीज को बहुमत मिला था, उससे यह साफ होता था कि लोगों में उनकी प्रतिमा अच्छी है। और इसीलिए ये टाइम जो हमेशा का जो सर्कल रहता है, 5 साल यूडीएफ की सरकार, 5 साल एलडीएफ की सरकार, ये पहले बार यहां पर टूटेगा, ये हमको अंदाजा था और वैसे ही आंकड़े दिखा रहे हैं। नहीं, अभी तो ये जो सरकार में बदलाव चाहते हैं या नहीं कहने वाले 63%, अभी वोट प्रतिशत और सीट दिखानी बाकी हैं। लेकिन मैं इस आधार पर यह मानकर चल रहा हूं कि अगर 2/3 जनता कहती है कि नहीं, हम कोई बदलाव नहीं चाहते, तो लगता है कि आप अपना किला, अब वो तो इकलौता किला रह गया ना, त्रिपुरा भी ढह गया, पश्चिम बंगाल तो ढह ही गया था, इकलौता बच गया अब केरल आपके पास, उसे शायद बरकरार रख पाएंगे। देखिए, जिस तरह से इस देश की कम्युनल राजनीति हो रही है, जैसे मैं बता रहा हूं, आपके आंकड़े में मजदूरों ने कितना % वोट किसको दिया, व्यापारियों ने कितना % किसको दिया, किसानों ने कितना % किसको दिया, अर्बन पॉपुलेशन का क्या अंदाजा है, रूरल पॉपुलेशन का अंदाजा है, ये आप लोग नहीं बताते हैं। क्योंकि ये कम्युनलाइजेशन और कास्टिज्म जो पॉलिटिक्स में घुसा है, उसका भतीजा, उसका भुगतना तो हमारे जैसे पार्टियों को पड़ेगा, उसमें हमको कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। आपकी विचारधारा में भी कंफ्यूजन है ना बालचंद्र कांगू साहब? क्या कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्या है? मैं वही सीताराम येचुरी से बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, बाकायदा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कहा ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में ही घुसे रहते हैं आप, और वही पुराने ढर्रे पर अब वो पश्चिम बंगाल में आपने 40 साल से कम लोगों को 50% से ज्यादा टिकट बांटे, तो वो कुछ बदलाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो ये मार्क्सवाद है, जो हमारी विचारधारा है, अगर वक्त के साथ ना बदले तो वो सही मार्क्सिस्ट नहीं होता है। आप पुराने खाके को चलाते आए, वो मान रहे थे, आप नहीं मानते क्या? या सीताराम येचुरी मुझे गलत बता रहे थे? तो कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन सिर्फ हमारे, देखिए, बंगाल में हमने 50% से ज्यादा नौजवानों को टिकट दिया है, और 30% लोग अगर उम्मीदवार को देख के वोट निकले, तो आपको डेफिनेटली कुछ बदलाव नजर आ जाएगा। ये ना, कांग्रेस आपका साथी है कि दुश्मन है? देखिए, केरल में लड़ रहे हैं अलग अलग, आमने सामने है, और पश्चिम बंगाल में साथ साथ, ये कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं है। मैं यूपीए के टाइम पे बताता हूँ, यूपीए के टाइम में कांग्रेस का सिर्फ एक ही एमपी चुनकर आया था। हम लोगों ने कांग्रेस को हराकर हम लोग चुनकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के कांग्रेस को साथ दिया था। तो ये हमारा कहना है कि हम हमेशा जनता का हित ख्याल में रखते हैं। राजनीति करना ये जरूरी है, लेकिन उसके लिए दुश्मन और दोस्त इस तरह से देखना गलत है। आइडियोलॉजी देखते हैं, और वो आइडियोलॉजी हमारी कभी भी बीजेपी के साथ मिलेगी नहीं। उसके लिए बीजेपी को हराना ये हमारा फर्ज रहेगा। तो ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन अब तक की 2 बड़ी खबरें आपके सामने हमने पेश की हैं। असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, वोट प्रतिशत 43-43 बराबर कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन वोटों को सीटों में तब्दील करें तो बीजेपी 64 का जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, उससे पार जाती दिख रही है। 70 सीटें, कांग्रेस 56। फिर से क्या विपक्ष में बैठने से ही संतोष करना पड़ेगा? जबकि तमिलनाडु में जबरदस्त प्रचंड जीत हासिल करता दिख रहा है डीएमके गठबंधन। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए। पश्चिम बंगाल के कुछ आंकड़े मेरे पास आ गए हैं, वो दिखाएंगे ब्रेक के बाद।